स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला देश लाइव का, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे बिहार की बड़ी खबर की, जहां विधानसभा के बाद बिहार में बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन किया। तो बिहार में पुलिस लाठीचार्ज में बीजेपी नेता की मौत हुई है। जहां विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस ने पटना में लाठीचार्ज किया और बीजेपी नेता विजय कुमार सिंह की इस लाठीचार्ज में मौत हुई है। बता दें कि सदन में प्रोटेस्ट के बाद मार्च निकाला जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज की। तो पटना में पुलिस की लाठीचार्ज में एक बीजेपी नेता की मौत का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने मार्च को रोकने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया है। तो बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिहार के पटना में पुलिस लाठीचार्ज में एक बीजेपी नेता की मौत हुई है। वहीं पुलिस ने बीजेपी की तरफ से निकाले जा रहे मार्च पर लाठीचार्ज किया और इस लाठीचार्ज में कई लोग घायल भी हुए हैं। लेकिन बड़ी खबर बिहार से कि पुलिस की लाठीचार्ज में एक बीजेपी नेता की मौत हो गई है, जहां मार्च को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है। तो बिहार विधानसभा में हंगामे के बाद प्रोटेस्ट निकाल रहे बीजेपी नेताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। इस घटना में एक बीजेपी नेता की मौत हुई है, जहां बीजेपी नेताओं का कहना है कि पटना के डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने बल प्रयोग किया है और लाठीचार्ज में जहानाबाद नगर में बीजेपी के महामंत्री विजय कुमार सिंह की मौत हो गई है। बता दें कि पुलिस लाठीचार्ज में विजय घायल हुए थे, उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और इस घटना के बाद राजनीति गर्मा गई। जहां इस मामले में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नीतीश कुमार सरकार को घेरा है और पुलिस लाठीचार्ज में बीजेपी कई बड़े नेता भी घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस वालों ने बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को भी लाठियों से पीटा था, जिससे वह घायल हुए। जहां घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो चुका है। बता दें कि पुलिस लाठी में सांसद भी नहीं बचे, जहां बीजेपी सांसद की भी पुलिस ने लाठी डंडों से पिटाई की है। बीजेपी का विधानसभा मार्च पटना के गांधी मैदान से शुरू हुआ था और विधानसभा मार्च कर रहे कार्यकर्ता विधानसभा तक जाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता डाक बंगला चौराहे पर जमा हुए, जहां पुलिस ने डाक बंगला चौराहे पर जमकर लाठियां बरसाई। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया है, जहां लाठीचार्ज में कई विधायक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं बीजेपी नेताओं का आरोप है कि महिला कार्यकर्ताओं के साथ भी पुलिस ने बदसलूकी की है। जहां पुलिस बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया। जेपी नड्डा ने कहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पटना में हुआ लाठीचार्ज राज्य सरकार की विफलता और बौखलाहट का नतीजा है। महागठबंधन की सरकार भ्रष्टाचार के किले को बचाने के लिए लोकतंत्र पर हमला कर रही है और जिस व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है उसको बचाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री अपनी नैतिकता तक भूल गए हैं। दरअसल पुलिस की लाठीचार्ज के बाद बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है। बीजेपी नेताओं का बड़ा बयान भी सामने आ रहा है। इस कड़ी में चिराग पासवान ने भी बयान दिया है, तो वहीं बीजेपी के नेता नित्यानंद राय का भी बयान सामने आया। बता दें कि इस दौरान नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने भी बयान दिया है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा है नेताओं ने। मैं सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता विजय सिंह जी के दुखद निधन पर अपनी तरफ से, अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से शोक प्रकट करता हूं। उनके परिवार वालों को इस दुख की घड़ी में ईश्वर हिम्मत दे, ये प्रार्थना करता हूं। पर साथ ही मैं इस सरकार से और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी ये सवाल पूछना चाहूंगा कि इस मौत का, और ये मौत ही नहीं है भैया, ये हत्या है। किसी को आपके शासनकाल में लाठी से पीट पीट कर मार दिया जाता है, ये हत्या की श्रेणी में ही आता है। तो इस हत्या का जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री जी। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। ये जवाबदेही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बनती है कि भैया उनके खिलाफ उठने वाली हर आवाज के है, मैं उनको नमन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी दुख की घड़ी में है। एक कार्यकर्ता को खोया है, एक बहुत साहसी कार्यकर्ता को खोया है, विजय सिंह को खोया है, जहानाबाद के महामंत्री नगर के उनको खोया है। बिहार के लोग देख रहे हैं कि उनके अधिकार के लिए और न्याय के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आहुति दे दी। आज सैकड़ों कार्यकर्ता, सांसद, विधायक, हमारे काम कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष से लेके बूथ अध्यक्ष से लेके प्रदेश के पदाधिकारी तक, माननीय विधायक, माननीय सांसद, सब पर आज प्रहार हुआ। अगला स्टेप क्या होगा बीजेपी का? आगे भारतीय जनता पार्टी इस पहले के अपने मुद्दों के साथ आप क्या करेंगे? ये सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। अरे नीचे करो यार। अब ये तो पीछे क्या करा गया? सरकार को
हम गवर्नर से कौन से नीचे कर भाई, अरे चेहरा नहीं आ रहा है। लाठियां बरसाई गई है सर, आप पर लाठियां बरसाई गई है। चलाया गया और आपको कहाँ चोट लगी है ये बताइए। बोले जान करके खदेड़ के हमको साइड से निकल रहे थे कि तो बुलेटिन में बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां उत्तराखंड में बारिश आफत बनकर बरस रही है। इस दौरान उत्तराखंड में हो रही बारिश से पुल टूट गया है। तो बुलेटिन में बात करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबर की, जहां उत्तराखंड में आफत की बारिश देखने को मिली है। भारी बारिश से कोटद्वार में तबाही मचा दी है, जहां कोटद्वार के मालत पुल टूट चुका है, जहां भाबर का कई गांवों से भी इस दौरान संपर्क टूट चुका है। भारी बारिश से लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि उत्तराखंड में साल 2010 में ये पुल बनकर तैयार हुआ था, जहां मालन पुल अब टूट चुका है और भाबर का कई गांवों से संपर्क भी टूट चुका है। तो उत्तराखंड में बादल आफत बनकर बरस रहे हैं। कोटद्वार भाबर इलाके की लाइफलाइन कही जाने वाले मालन नदी पर बना पुल भारी बारिश की भेंट चढ़ गया है, जहां मालन पुल के टूटने के बाद आवागमन पूरी तरह से ठप हो चुका है और भाबर क्षेत्र का कई गांवों से संपर्क भी कट गया है। दरअसल कुछ लोग इस पुल से आवाजाही कर रहे थे। इसी दौरान मालन नदी के बीचों बीच बना पुल एक पिलर अपनी जगह से खिसक गया, जिसकी वजह से पुल बीच से ही टूट गया। पुल टूटने की जानकारी मिलते ही सैकड़ों की संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए, जिन्हें पुलिस प्रशासन ने क्षतिग्रस्त पुल के नीचे से उतारा। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है, लेकिन लोगों के सामने आवागमन का संकट जरूर खड़ा हो गया है। बता दें कि ये पुल पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी के कार्यकाल के दौरान साल 2010 में बनकर तैयार हुआ था और स्थानीय लोग पुल टूटने की वजह से पुल के आसपास बड़े पैमाने पर अवैध खनन को बता रहे हैं। तो अवैध खनन की वजह से एक पुल बारिश की भेंट चढ़ गया है, जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से मालन का ये पुल टूट गया है, जिससे भाबर का कई गांवों से संपर्क टूट चुका है। अब लोगों को आवाजाही के लिए इस पुल की जरूरत थी, लेकिन अब लोगों के सामने आवाजाही का एक संकट खड़ा हो चुका है, जिससे लोगों को आने वाले दिनों में काफी परेशानियों का सामना खड़ा करना पड़ सकता है। बता दें कि इस दौरान लोगों के सामने कई और परेशानियां भी हैं, जहां उत्तराखंड में बारिश ने बवाल मचा दिया है और बारिश के आफत से अब उत्तराखंड में कोटद्वार के लोगों पर ये बारिश आफत बनकर बरसी है, जहां पुल टूटने से कई लोगों और कई गांवों को इससे परेशानियों का सामना उठाना पड़ेगा। लाइफ लाइन ये पुल है और उसके टूटने से पूरा हमारा जो लछमपुर न्याय पंचायत है, जिसमें 15-20 गांव आते हैं, ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। हमारे जो इंडस्ट्रियल एरिया है सिगड्डी जो हमारा सिटकुल है और इसके अलावा जो हल्दू खाल में जो है हमारा ये है हल्दू खाता में जो हमारे स्टील फर्नेस फैक्ट्रियां हैं, इनमें तो बिल्कुल ही बंद हो जाए। तो प्रशासन है जिसने इतना भयंकर खनन करवाया कि अब आप खुद ही देख लो क्या नतीजा है। भाई आप थोड़ा बहुत खनन रोकते, उसका कहते हैं ना थोड़ा एरिया बटा होता है कि इतने तक आप खनन करेंगे, आसपास नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो आते जाते देखते थे। अभी आप खुद ही देख लीजिए ना स्थिति, कितना भयंकर खनन हो रखा है। वे कोई चीज़ बिना किसी कारण तो गिरती नहीं है कि खड़े खड़े अपने आप गिर जाए, कोई तो वजह होती है। देखिए माला नदी आज सुबह से आप लोग देखे रहे हैं कि काफ़ी दिनों से लगातार बरसात काफ़ी हो रही थी। आज सुबह भी काफ़ी तेज़ बरसात हो रही थी और पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा तेज़ था। संज्ञान में आया कि जो पानी का फ्लो इस प्रकार से आया कि पुल के एक पिलर पर ही सारा दबाव उसका पानी का एक छोर उसका उसी तरफ आते रहा। अभी भी जैसे भी आप लोगों ने देखा भी होगा, पानी का फ्लो लगभग 20 से होकर जाने लग गया है। मतलब फैल के जिसको पानी को जाना चाहिए था वो उसके बजाय पूरा एक तरफ को जैसे जा रहा है। संभवतः वो उससे ऐसा लग रहा है कि इस पिलर पर जो है स्कोरिंग हो गई, स्कोरिंग होने से जो है वहाँ से कटा होने से पुल नीचे को धंस गया है। लाइफ लाइन ये पुल है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं फ्रांस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनका जोरदार स्वागत किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आधिकारिक 2 दिवसीय दौरे पर फ्रांस पहुंचे, जहां वो फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंच गए। उन्हें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने निमंत्रित किया था और वे बेस्टाइल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में पीएम मोदी को आमंत्रित किया गया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पेरिस एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया, जहां फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न ने पीएम मोदी की अगवानी की और पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस पहुंचकर ट्वीट भी किया, जहां पेरिस में उन्होंने कहा कि
मैं पेरिस में उतर गया हूं और इस यात्रा के दौरान भारत फ्रांस सहयोग को बढ़ावा मिलेगा, ऐसी आशा है। आज मेरे विभिन्न कार्यक्रमों को सामने भारतीय समुदाय के साथ बातचीत भी शामिल है। तो उन्होंने ट्वीट के जरिए एक बात बताई, जहां उन्होंने बताया कि उनके कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करना भी शामिल है। और इस दौरान आपको बता दें कि फ्रांस में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के बाद उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस के होटल प्लाजा एथनी पहुंचे, जहां होटल के बाहर भारी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग पीएम मोदी के स्वागत के लिए इकट्ठा हुए थे। उन्होंने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाकर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बता दें कि पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और भारत और फ्रांस के बीच कुछ समझौतों को लेकर भी इस दौरान चर्चा की जाएगी। तो ब्रिटेन में का बात कर लेते हैं यूसीसी को लेकर डीएमके की तरफ से भेजे गए पत्र की। बता दें कि डीएमके की तरफ से लॉ कमीशन को एक पत्र भेजा गया है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जारी बहस के बीच तमिलनाडु मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस मुद्दे पर अपना रुख साफ किया है, जहां स्टालिन ने यूसीसी का पुरजोर विरोध करते हुए शुक्रवार को लॉ कमीशन को एक लेटर लिखा, जहां मुख्यमंत्री ने कहा है कि समान संहिता लागू करने के लिए किसी भी प्रयास को केंद्र की ओर से धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में देखा जा सकता है, जो एक चिंताजनक बात है। बता दें कि डीएमके चीफ स्टालिन ने कहा है कि यूसीसी को लागू करने का कोई भी प्रयास आदिवासियों सहित अल्पसंख्यकों की धार्मिक और संस्कृति पहचान को खत्म करने की कोशिश है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता का विरोध करते हुए विधि आयोग को भी पत्र लिखा है। बता दें कि एमके स्टालिन ने विधि आयोग के अध्यक्ष से कहा है कि यूसीसी में धार्मिक समुदाय के बीच गहरे विभाजन और सामाजिक अशांति पैदा करने की क्षमता है, जहां डीएमके लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रही है। तो सीधे तौर पर बता दें कि डीएमके के प्रमुख और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अपना रुख साफ कर दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने यूसीसी का विरोध किया है। ब्रिटेन में बात कर लेते हैं देश के कई हिस्सों में हो रही लगातार बारिश की, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों के आगे संकट भी खड़ा हो गया है, जहां कई जगहों पर जलभराव की समस्या है, कई नदियां नालियां और उफानों पर पहुंच चुकी हैं और बारिश से बाढ़ का भी खतरा कई राज्यों में बना हुआ है। पंजाब, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ की स्थिति देखने को मिली है, जहां दिल्ली में भी कई लोगों को परेशान होना पड़ा है और दिल्ली में बाढ़ का डर लोगों को सता रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश में बीते दिन आई तबाही की वजह से भी लोगों को अब डर सता रहा है। बता दें कि इस दौरान मौसम विभाग ने सभी जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और मौसम विभाग की तरफ से सीधे तौर पर यह भी बयान दिया गया है कि आने वाले दिनों में और भी बारिश लोगों को परेशान कर सकती है। तो बारिश और बाढ़ की आफत झेल रहे उत्तर भारत को अब राहत मिलने का आसार नहीं है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट घोषित कर दिया है, जहां मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में बहुत से बहुत भारी होने की आशंका जताई गई है। साथ ही बाढ़ के खतरे का अनुमान भी जताया गया है। मौसम विभाग ने सिक्किम और नॉर्थ बंगाल में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी मध्य प्रदेश, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है और इन प्रदेशों में भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जाहिर किया गया है, जहां मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटे में बारिश के चलते कुछ हिस्सों में बाढ़ आने की भी आशंका है। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र, कच्छ, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा, पूर्व राजस्थान, दक्षिण बंगाल, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है, जहां पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है और दिल्ली में यमुना नदी अपने सर्वोच्च स्तर पर बह रही है और ये लगातार ऊपर की ओर जा रही है। हालत ये है कि नदी का पानी अब शहर के अंदर आने लगा है और घरों में घुस गया है, जहां निचले इलाकों में बसे लोग अपना घर छोड़कर बाहर सड़क पर रहने को दिल्ली में मजबूर हो गए हैं और इसी बीच मौसम विभाग ने बारिश होने का अनुमान जताया है। तो
देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।